Good morning to one and all. I am Prem Konpatle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the third part of the chapter Writing and City Life. Dear students, in this chapter we will focus on the uses of writing as well as we will see the urbanization in southern Mesopotamia, and especially we will focus the construction of temples. ओके हम यहाँ पर बेटा देखेंगे कि किस तरह से टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन होता था और ऐसे सिटीज़ जो इमर्ज हुआ वो सिटीज़ उनकी वेराइटीज़ क्या थी वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी अबाउट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. ओके, now I am going to start with the uses of writing. Dear students, in this paragraph there is a story regarding the earliest ruler of Uruk. The name of that ruler was Anmarkar. And we got so many information through a Sumerian epic. Okay? And that epic told about the city life, trade and writing of that area, that Uruk city. And in that Sumerian epic, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. बच्चों, उस एपिक में उरुक को एक अत्यंत सुंदर शहर की संज्ञा दी गई. ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी, जो शहर कहा जाता था वो उरुक के लिए कहा जाता था, ऐसा वो सुमेरियन एपिक हमें बतलाता है. सुमेरियन एपिक जो एनमरकर नाम का जो रूलर था वो ये बतलाने की कोशिश करता है कि किस तरह से शहरी जीवन, सिटी लाइफ, ट्रेड, व्यापार और राइटिंग, लेखन, इनके बीच के संबंधों को एनमरकर से जोड़ते हुए दिखलाता है. ओके, एनमरकर से जोड़ करके दिखलाने के लिए उसने एक छोटी सी स्टोरी बतलाया कि एनमरकर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर. सुमेर के पहली व्यापार की जो पहली घटना को एनमरकर से जोड़ा जाता है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एपिक, उस महाकाव्य में क्या कहा गया है कि इन द अर्ली डेज द एपिक सेज ट्रेड वाज नॉट नोन. उस समय व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था. एनमरकर वांटेड लैपिस लाजुली एंड प्रीसियस मेटल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ सिटी टेम्पल एंड सेंट हिज मैसेंजर आउट टू गेट फ्रॉम देम फ्रॉम द चीफ ऑफ अ वेरी डिस्टेंट लैंड कॉल्ड अरट्टा. बच्चों, एनमरकर जो था अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लैपिस लाजुली, लाजवर्द मणि और जो प्रीसियस मेटल्स थे, बहुमूल्य रत्न और धातुएं, वो मंगाना चाहता था. और इस काम के लिए उसने एक अपना दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा. ठीक है, दूत ने राजा के आदेश का बेटा पालन किया. द मैसेंजर हिडिड द वर्ड ऑफ द किंग. उसने राजा के आदेश का पालन किया. बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार्स. रात के समय वो चांद तारों की रोशनी से सूचित होकर के आगे चलता था और दिन में बाय डे ही वुड गो बाय हेवंस सन डिवाइन. और दिन में सूरज के बताए हुए मार्ग पर वो आगे बढ़ता चला जाता था. ही हैड टू गो अप into the mountain ranges and had to come down out of the mountain ranges. वो कई पहाड़ पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघता गया, चढ़ता गया, उतरता गया. और जब वो पहाड़ पर था, ओके, जब वो पहाड़ पर था, ऑन दैट टाइम द पीपल ऑफ सूसा, जो सूसा नाम का एक नगर था, वहाँ के लोगों ने, द पीपल ऑफ सूसा अ सिटी बिलो द माउंटेन्स सैल्यूटेड हिम लाइक टाइनी माइस. जब वो पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी वाले जो सूसा नाम का जो नगर था, वहाँ के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया. क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो माउंटेन की जो हाइट रही होगी वो कितनी ज़्यादा रही होगी, जहाँ से उसको बाकी के लोग जो थे, सूसा नाम के लोग, सूसा नाम के शहर के लोग, वो एकदम छोटे छोटे चूहे की तरह उसको दिखाई देते रहे होंगे. 5 mountains ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. वो लगातार 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, 7 पर्वतमालाओं को वो क्रॉस करता रहा.
The messenger could not get the chief of Aratta to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again, carrying threats and promises from the king of Uruk. बच्चों वो दूत अरट्टा के मुखिया से जो है ना लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया था। उसे बार बार लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी और हर बार वो खाली हाथ ही लौट करके आ रहा था। इसके बावजूद वो अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको जो उरुक का राजा था ना एनमरकर, उसकी तरफ से धमकियां देता था, थ्रेटिंग थ्रेट्स देता था, धमकियां देता था और प्रॉमिसेस भी करता था और आश्वासन भी देता रहता था। ठीक है, अंत में क्या हुआ? अल्टीमेटली द मैसेंजर ग्रीव वेरी ऑफ माउथ। इतनी बार आना जाना और इतनी बार उसने ट्राई किया कि वो अब वो चकरा गया, वो अपनी बातों को सही ढंग से ही व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और जो एनमरकर ने जो उसको जिस मैसेज के साथ भेजा था, जिस वो उसके मैसेज को ही घालमेल कर दिया। मतलब ग्रीव वेरी ऑफ माउथ का मतलब होता है कि वो बातों को मिक्स कर देना, सही अपने मैसेज को आगे नहीं पहुंचा पाना। ही गॉट ऑल द मैसेज मिक्सड अप, ओके, ड्यू टू ग्रीव वेरी ऑफ माउथ। अब इसके बाद क्या हुआ कि देन एनमरकर फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट्स इन हैंड। अब वो जो एनमरकर था बेटा, उसने अपने हाथ में चिकनी मिट्टी की एक पट्टिका बनाई, ठीक है, एंड ही रोट द वर्ड डाउन, और उसने उस पर अपने शब्द लिख दिए। एंड इन दोज डेज देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले। और बेटा उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज ही नहीं था, लेकिन एनमरकर ने लिखा। एनमरकर ने, देखिए आपने ट्रेड समझ गए, उसने अपने दूत को अरट्टा भेजा, ठीक है, वो ट्रेड हो गया। और राइटिंग के लिए देखिए इन्होंने एक एनमरकर फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट्स इन हिज हैंड, ओके। तो हम समझ सकते हैं दोनों चीज़ों के आधार पर कि किस तरह से सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के लिए सुमेरियन एपिक ने एनमरकर को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर लेकर के सामने आया, ओके। गिवन द रिटन टैबलेट द रूलर ऑफ अरट्टा एग्जामाइंड द क्ले। बच्चों जब वो लिखित पट्टिका अरट्टा के शासक के हाथों में गई, द स्पोकन वर्ड्स वर नेल्स, तो वो जो लिखे गए शब्द थे बेटा वो कील आकार के थे, ओके, क्यूनिफॉर्म फॉर्म के थे वो। एंड हिज फेस वॉज फ्रोइंग, उसका जो उसकी तेवरियाँ चढ़ गई थी। अरट्टा के शासक को समझने की कोशिश कर रहा था। एंड ही केप्ट लुकिंग द टैबलेट, वो लगातार उस टैबलेट को देख रहा था, पट्टिका को नज़र गड़ाए हुए था कि ये क्या लिखा है ना। दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ लिटरल ट्रूथ, ये कहता है कि ये शाब्दिक तौर पर इसे सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस घटना से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बट इट कैन बी इन्फेर्ड दैट मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वाज किनशिप दैट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड राइटिंग। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। तो ये जो स्टोरी है, ये अरट्टा और एनमरकर जो हैं, एनमरकर जो उरुक के राजा थे, उनके बीच की कहानी के माध्यम से समझ में आता है कि मेसोपोटामिया का जो उरुक नाम का जो सिटी है, उसके राजा के थ्रू ही ये ट्रेड और राइटिंग की जो ट्रेंड था वो चल पड़ा था। राइटिंग वॉज सीन एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर। बच्चों जो ये राइटिंग वर्क के साथ जो भेजा गया था, राइटिंग की गई थी, पट्टिका तैयार की गई थी, ये मेसोपोटामिया की जो शहरी संस्कृति है उसकी उत्कृष्टता की एक महत्वपूर्ण झलक हमें देखने को मिलती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज़ ऑफ राइटिंग। जो एनमरकर था उसके हाथों इस तरह की गतिविधियों को शुरू किया गया था। Urbanization in southern Mesopotamia. We will especially read about the temples and kings. Dear students, from 5000 BCE, settlement had begun to develop in southern Mesopotamia.
जो आप मैक्सिमम डेवलपमेंट्स देखेंगे बेटा वो सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे ही। तो ये 500 BC से जो है, जो सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स जो थे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है इस बात को। द अर्लिएस्ट सिटी इमर्ज फ्रॉम सम ऑफ द सेटलमेंट्स, और कुछ जो इन बस्तियों में से कुछ ने अपने प्राचीन शहरों का रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जो बस्तियां थी वो प्राचीन शहरों के रूप में उभर कर के सामने आने लगी। दीज वर ऑफ वेरियस काइंड दोस, इसमें ये अलग अलग प्रकार के शहर कई तरह के थे। पहला कौन सा था? दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, कुछ शहर ऐसे थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए। दोज दैट डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड, और दूसरे वो थे जो व्यापार के जो केंद्र थे बेटा, सेंटर ऑफ ट्रेड, उसके आसपास वो विकसित होना शुरू हुए। एंड इम्पीरियल सिटीज़, और बाकी जो थे वो शाही शहर थे, इम्पीरियल सिटीज़ थे। हम यहाँ पर वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट टू काइंड्स ऑफ सिटीज़। ओके, हम यहाँ पहले दो शहरों के श्रेणियों के जो शहर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अर्ली settlers began to build and rebuild temples at selected spot in their villages. जो बेटा बाहर से आकर बसने वाले लोग थे, their origin are unknown, they started to build up and rebuild the temples. Okay, जहाँ उन्होंने और ऐसे स्पॉट्स को सिलेक्ट कर लिया था अपने गांव से, कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों में उन्होंने मंदिरों को बनाना और उसका पुनर्निर्माण ये दोनों शुरू कर दिया था। The earliest known temple was a small shrine made of unbaked brick. कहते हैं कि पहला सबसे ज्ञात मंदिर जो था वो एक छोटा सा देवालय था जो किससे बना था? अनबैक्ड ब्रिक्स, कच्ची ईंटों से बना हुआ था। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, बिल्कुल सही है। जो मंदिर होते थे वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का स्थान होते थे। लाइक द मून गॉड ऑफ उर, उर जो चंद्र देवता था, ठीक है, चंद्र देवता को उर के नाम से जानते थे। और द मून गॉड ऑफ उर, और द इन्नाना द गॉडेस ऑफ लॉ एंड वॉर, और जो इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और बेटा समय के साथ साथ जो था इन मंदिर के जो साइज थे वो बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए। एंड विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्ट यार्ड्स, इनमें आंगन के चारों ढेर सारे कमरे होते थे, कई कमरे होते थे। एंड सम ऑफ द अर्ली वंस वेर पॉसिबली नॉट अनलाइक टू द ऑर्डिनरी हाउसेस, ये कुछ प्रारंभिक जो मंदिर थे बेटा वो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, मतलब घर जैसे होते थे, उससे कोई इसमें डिफरेंस हमको समझ में नहीं आ रहा था। बेटा ये इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है, इसको समझना है आपको। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन टेम्पल्स एंड द सेटलमेंट्स और हाउसेस। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस, फॉर द एग्जाम्पल वॉज हाउस ऑफ अ गॉड। जो प्रारंभिक जो मंदिर थे वो साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी क्या माना जाता था? एक देवता का घर ही होता था। लेकिन एक डिफरेंस था, बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। बस बेटा एक ही डिफरेंस था, वो ये था कि जो मंदिर की आउटर वॉल्स होती थी वो प्रॉपर इंटरवल्स में इन और आउट, अंदर की साइड उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता था, फिर बाहर की ओर ला लिया जाता था, फिर अंदर की ओर। तो एक प्रॉपर इंटरवल पर इस तरह की आउटर वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया था, ठीक है, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड। जो साधारण जो घर थे उनकी दीवारों में ऐसा नहीं होता था। तो यही एक डिफरेंस है जो आपको लिखना है। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, बिल्कुल सही है, देवता ही पूजा का केंद्र बिंदु होता था। एंड टू हिम एंड हर पीपल बॉट ग्रेन्स कर्ड एंड फिश, जब लोग देवी देवता की पूजा करते थे तो उनके लिए ग्रेन, अनाज, कर्ड, दही, फिश, मछलियाँ, ये सब लेकर के वो आया करते थे। और बेटा द गॉड वॉज ऑल्सो द थ्योरेटिकल ऑनर, ये जो भगवान थे, ईश्वर थे, वो वाकई में सैद्धांतिक
तौर पर क्या थे? थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड, ओके, द फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ये आराध्य देव थे जो वो सैद्धांतिक रूप से उनके खेतों के, उनके जो फिशरीज एरियाज है यानी मत्स्य क्षेत्र हैं उसके स्थानीय लोगों के पशुधन के उनका उनको ऑनर माना जाता था, उनका स्वामी माना जाता था। किसे? जो गॉड होते थे, उनके भगवान आराध्य देव होते थे उन्हें। एंड इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ क्लॉथ वाज आल्सो डन इन द टेम्पल। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा ना बेटा कि मंदिरों के आसपास में इस तरह के व्यावसायिक क्रियाकलाप भी शुरू हो गया। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लगी। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए वहाँ पर जो मर्चेंट्स थे वो अब रिटर्न रिकॉर्ड्स को तैयार करने लगे, कीपर ऑफ द रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स। और वो लोग किसको कितना चीज़ें अलॉट की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो मंदिर में ही, वो सब चीज़ों का हिसाब रखा जाने लगा। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स, प्लग एनिमल्स, ब्रेड, बियर, फिश एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ों का अब वहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स रखा जाने लगा। नाउ द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप इट्स एक्टिविटीज़। अब टेम्पल्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगी एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। और अब ये मुख्य शहरी संस्था का रूप अब इस टेम्पल ने लेना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज आल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन। लेकिन कहते हैं कि इसके अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। तो आपने देखा कि किस तरह से टेम्पल्स जो थे वो उनका कंस्ट्रक्शन था, उसमें जो ऑर्डनरी हाउसेस थे और टेम्पल्स में क्या डिफरेंसेस थे। ऊर जो चंद्र देवता के नाम पर चंद्र देवता था, इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी उसको देखा। जो फर्स्ट जो अर्लीस्ट हमें टेम्पल मिला है वो काफ़ी स्मॉल श्राइन था, है ना। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हाउस कंस्ट्रक्शन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस थे और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंसेस थे। नाउ in spite of natural fertility we will get an information regarding the agricultural activity and especially we will focus about the agricultural hazards। हम इसमें बेटा जो कृषि में संकट हुआ था उसके बारे में जानेंगे और स्पेशली हम उसको किस आधार पर जानेंगे। जो एफ्रेट्स रिवर थी, फरात नदी थी, उसकी जो नेचुरल स्ट्रीम्स थी उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसको समझेंगे। वो किस तरह से उस समय की एग्रीकल्चरल हैजार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वाज सब्जेक्ट टू हैजार्ड्स। ज़मीन तो काफ़ी उपजाऊपन वाली थी लेकिन इसके बावजूद भी कृषि कई संकटों से घिर जाती थी। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द एफ्रेट वुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड द क्रॉप्स। ओके, जो एफ्रेट थी, फरात नदी थी बेटा, वो प्राकृतिक धाराओं में से किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी आता था और इतना पानी ज़्यादा आता था कि फसलों को डुबो देता था। और कभी कभी समटाइम्स दे वुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर, कभी कभी तो वो अपना रास्ता ही बदल देती थी। तो इससे क्या होता था कि खेत सूखे रह जाते थे। तो ये सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक, एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियडिकली रिलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। जो पुरातात्विक अभिलेख से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव जो है वो समय समय पर पुनः स्थापित होते थे, पुनः स्थापित शिफ्ट होते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब यहाँ मान लीजिए वाटर की स्कैरसिटी क्रिएट हो गया तो वो अपने आप पूरा का पूरा सेटलमेंट वहाँ से हटा करके दूसरी जगह स्टेब्लिश कर लेते थे। दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ अ चैनल कुड डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड्स दैट विलेजेस डाउनस्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर। बच्चों, जो इसमें से कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी थी ना कि जो मानव निर्मित थी, ठीक है, मैनमेड प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें क्या होता था कि जो लोग इन धाराओं के ऊपर अपस्ट्रीम पार्ट में रहते थे, जहाँ नदी बह रही है उसके अपस्ट्रीम पार्ट में रहते थे, तो वो क्या करते थे कि वो अपने पास
बहुत सारा पानी, जलधारा का ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे। अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता था कि जो डाउन स्ट्रीम वाले लोग थे, जो धारा के नीचे वाले बसे हुए गांव थे, वहाँ तक पानी नहीं मिल पाता था और इस वजह से उनके खेत सूख जाते थे। और प्रॉब्लम क्या था, जो अपर स्ट्रीम में रहने वाले लोग, दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ चैनल। और जिस ये लोग अपने हिस्से में जो सरणी यानी जो जिस नाली के माध्यम से पानी आता था उसमें गाद भर जाती थी, सिल्ट आ जाती थी, तो उसको निकालते नहीं थे। अब इसको जब निकालते नहीं थे तो ये ब्लॉक कर देता था, ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन। तो ये पानी का बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को जो है पानी नहीं मिल पाता था। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सा रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। तो इसलिए ये जो मेसोपोटामिया के जो तत्कालीन जो देहात थे उसमें ज़मीन के लिए और पानी के लिए आपस में बार बार झगड़े हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम इतनी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समस्या महसूस होती, प्रॉब्लम महसूस होती है, तो आप इस दिए गए वीडियो लिंक के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।